मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी होनी चाहिए। चाहिए। समर्थन करते हैं? 17 फरवरी को जो आंदोलन होगा उसमें आप लोग आएंगे? आएंगे ना? नहीं आएंगे तो थोड़ी जो भी चीजें यहाँ बताई गई है, लड़ाई समानता की है, समान अवसर की है, संसाधनों में बंटवारे की। समानता क्या है? मान लीजिए कि ये एक दीवार है और इस दीवार के पीछे कुछ खेल हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसको देखना है, लोग देख रहे हैं। और दीवार की इस तरफ दो लोग खड़े हुए हैं, जिसमें एक की हाइट इतनी है कि वो आसानी से देख सकता है उस तरफ क्या हो रहा है। दूसरे की हाइट कम है, वो नहीं देख पा रहा, वो बार बार कूद रहा है देख नहीं पा रहा। तो समानता क्या है? हम समान कैसे लाएंगे? तो एक नीचे कोई कुर्सी कोई स्टूल ऐसा रखेंगे ताकि वो उस लंबे आदमी के बराबर पहुंच जाए और आसानी से देख सके। ये समानता है। और इसी समानता की बात जो है संविधान करता है, क्योंकि एक लंबे समय तक इस देश में हमारे लोगों के पास में न तो सत्ता रही है, न संसाधन रहे हैं, न शिक्षा रही है। कुछ लोग शिक्षा पर भी काबिज रहे, कुछ लोग संसाधनों पर, जमीनों पर भी काबिज रहे, और उन्होंने ही पूरे देश के अंदर अपने हिसाब से सारे कानून कायदे बनाए, व्यवस्थाएं बनाई। कौन किस रास्ते से जाएगा, कौन किस नल से पानी पिएगा, किसका चूहा खाना है, किसका चूहा नहीं खाना है, सारी व्यवस्थाएं उन लोगों ने बनाई। इंसान पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, बिना मुहूर्त के, लेकिन जिंदगी बिना मुहूर्त के नहीं जीता है। तो सारी व्यवस्थाएं कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई। हमारे लोग भी बड़े बड़े संत हैं, लेकिन वो कभी भी बड़े मंदिरों के पुजारी नहीं हो सकते, कभी भी बड़े मंदिरों के ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्टी नहीं हो सकते। तो ये क्यों? असमानता ही तो है। वक्त आप भी हो, वक्त हम भी हैं, तो फर्क क्या है? आराधना पूजा आप भी करते हो, आराधना पूजा हम भी करते हैं, गेरुआ वस्त्र आप भी धारण करते हो और हम भी धारण करते हैं। तो ऐसा आप में स्पेशल क्या है कि आप जो है ट्रस्टी बन सकते हो, मुख्य पुजारी बन सकते हो और हम नहीं बन सकते? ये क्या है? असमानता ही तो है। लड़ाई इसी असमानता के खिलाफ है। देश में अगर यूं कहें कि एक गांव को भी विकसित और समृद्ध खुशहाल गांव कहना है, तो उसके लिए उस गांव में रहने वाले हर नागरिक के पास समान चीज़ें होनी चाहिए। हर घर में अगर नौकरी है, हर घर में नौकरी हो, जमीन हर किसी के पास हो, खाने की तमाम व्यवस्थाएं हो, रहने की तमाम जो सुविधाएँ हैं वो व्यवस्थाएं हों, तो वो गांव जो है संपन्न और समृद्ध होगा। लेकिन अगर उसी गांव में एक व्यक्ति करोड़पति हो, उसके पास सारी जमीन हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बहुत सारी चीज़ें हों, व्यवस्थाएँ हों लाइफ जीने के लिए, और वहीं बाकी के पूरे गाँव के लोगों के पास सुबह खा लिया तो शाम का इंतजाम ना हो, तो उस गाँव को समृद्ध और खुशहाल नहीं कह सकते। वो एक व्यक्ति समृद्ध और खुशहाल है, वही इस देश में है। इस देश में कुछ चंद मिट्टीवर लोग समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, और उन्हीं के आड़ में ये थोपा जा रहा है कि जो है देश को हम विश्व गुरु बना रहे हैं। चंद लोग अगर किसी राष्ट्र में एकाएक अरबपति पैदा हो जाए, अगर किसी देश में एकाएक अमीर पैदा होते चले जाएं, तो ये तय है कि उस देश में 100 गुना ज़्यादा गरीबी बढ़ने वाली है। क्योंकि अमीर पैदा हो कहाँ से रहा है? गरीबों का से पैदा हो रहा है। यानी कि असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है। ये गर्व की बात नहीं है कि अदानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है। ये शर्म की बात है कि हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको सूखी रोटी नसीब नहीं है। विषय चर्चा का ये है, ये नहीं है कि अदानी अमीर है। अगर अदानी पर चर्चा करनी है तो फिर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए वो दूसरे नंबर का अमीर बना कैसे? जब बाकी के लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, तब उसकी इनकम प्रति सेकंड हजारों करोड़ कैसे थी? चर्चा का विषय ये है, कहाँ से उसने पैसा निकाला? ये असमानता और समानता के बीच की एक लड़ाई है, जो खाई बीच में इसको काटने की लड़ाई है। और ये कैसे कटेगी? असमानता कहाँ है, कितनी है, कैसे है, किस स्तर पर है, इसका पता तो जब ही लगेगा जब पूरे देश में जाति आधार पर जनगणना होगी, उसका आंकड़ा निकलेगा, जाति की संख्या निकलेगी, उस जाति के लोगों की स्थिति का पता चलेगा।
पढ़े लिखे कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, व्यवसायी कितने हैं, नौकर पेशा कितने हैं, अधिकारी कितने हैं, चपरासी कितने हैं, उसमें कुपोषण के शिकार कितने हैं और हष्ट कितने हैं, सारा डेटा निकलता है। का जाति जनगणना का मतलब ये कतई नहीं होता है कि केवल ये पता चलेगा कि अहीर इतना या कुर्मी इतना है। अगर इतना जानना होता या इतना बताना होता तो सरकार कब का बता चुकी होती। महिलाओं की स्थिति क्या है, तमाम सारे आंकड़े, कच्चे मकान, पक्के मकान, तमाम संसाधन, गाड़ी घोड़ा, सारे आंकड़े उसमें आते हैं। और इन्हीं आंकड़ों को छुपाने के लिए सरकार जातियों की नीति करा रही है, क्योंकि देश में 10% लोग 90% संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उन पर अवैध अनैतिक कब्जा किए बैठे हैं। वो अनैतिक कब्जा उन्हें छोड़ना पड़ेगा जब देश के 90% लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारे संसाधनों को कुछ मुट्ठीभर लोगों ने लूट लिया है, हमारा देश गरीब नहीं है, हमें गरीब बनाया गया है। जब इस बात का हमारे देश के लोगों को पता चलेगा तो वो उग्र हो जाएंगे, हमलावर हो जाएंगे, आंदोलित हो जाएंगे, अपना हक मांगने लगेंगे। इसलिए ये सेंसस को जाति जनगणना को रोक रहे हैं। जाति जनगणना 1882 से हो रही है, 1931 की लास्ट, उसके बाद भी हुई थी 41 में भी, पर उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो आंकड़े पूरी तरह नहीं बताए जा सके, इसलिए केवल 31 की जो थी उसको माना जाता है, 41 वाली को वैलिड नहीं माना जाता है। 31 के आधार पर ही आज जो भी योजना बनती है, अब सोचो आपके पास फोन होगा तो गूगल करो कि 1931 में भारत की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी। जिस परिवार में कभी 2 लोग हुआ करते थे, आज इस परिवार में 90-100 साल होने वाला है, तो 2 लोगों के हिसाब से आप हमें राशन दे रहे हो। अगर राशन की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, राशन हमें नहीं चाहिए सरकार का, अगर आप 2 लोगों के हिसाब से राशन दे रहे हो, आइडिया लगा रहे हो कि भैया एक हफ्ते में 5 किलो एक आदमी खा जाएगा तो 10 किलो दे दो, लेकिन घर में 200 लोग हैं, एक दाना भी नहीं आ रहा, तो 200 लोगों के हिसाब से आपको देना चाहिए ना। तो इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जब नेहरू जी सत्ता में आए तो उन्होंने पहला काम ये किया कि बोले हम जातियों को नहीं गिनेंगे, बाकी सबको गिनेंगे। सवाल जब किया गया कि जातियों को क्यों नहीं गिनेंगे, तो नेहरू जी बोले हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब नए राष्ट्र की उनकी कल्पना क्या थी, नेहरू जी आज जिंदा होते तो शायद उनसे सवाल पूछा जाता है ना, नहीं है। नए राष्ट्र की कल्पना क्या थी, आधुनिक राष्ट्र आप कैसे बनाना चाहते थे। कभी भी जाति के नाम पर नरसंहार नहीं हुआ है, छुटपुट दंगे तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन नेहरू जी को आधुनिक राष्ट्र अगर बनाना था तो नेहरू जी ने धर्म की गिनती क्यों, हिंदू मुसलमान को क्यों गिना, नेहरू जी ने भाषा को क्यों गिना, क्षेत्र के हिसाब से कामते क्यों। क्योंकि उस समय आप लोगों को याद होगा जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय सबसे ज़्यादा कत्लेआम अगर हुआ था, नरसंहार हुआ था, तो धर्म के नाम पर हुआ था। इधर से ट्रेनें लाशों की भरभर जाती थी, उधर से ट्रेनें लाशों की भरभर आती थी। हुआ था कि नहीं हुआ था, जाति के नाम पर तो नहीं हुआ था। आज भी ऐसा कोई नरसंहार नहीं है, भाषा के नाम पर नरसंहार हुआ था। भाषा के नाम पर तमिल, तेलुगु, तमाम अन्य भाषाओं के नाम पर अलग अलग प्रदेश मांगे गए, उसमें नरसंहार। लेकिन जाति के नाम पर प्रदेश नहीं मांगे, कोई नरसंहार नहीं है। फिर नेहरू जी ने ऐसा क्या देखा कि जाति को गिनेंगे तो आधुनिक राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन अगर धर्म और भाषा को गिन लेंगे तो आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा। जबकि इन दोनों के नाम पर तो कत्लेआम हुआ है, ऐसा कत्लेआम हुआ है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये उनकी एक चाल, जिन लोगों ने सत्ता को अपने हाथ में लिया, उनकी एक चाल थी आपको दबाने के लिए, आप पर सत्ता अपनी हमेशा कायम रखने के लिए। आज भी वही हो रहा है। जब देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने, जो आपके समाज से ओबीसी से आती थी, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, सरकार चली गई, गिरा दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने पहली फिल्म चलाई कि नहीं जाति जनगणना तो नहीं होने देंगे, चाहिए। इनको तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है अगर न्याय का बंटवारा हो जाए, तकलीफ क्या है अगर हर इंसान को 100 लोग हैं, 100 लोग एक अगर दे दी जाए, तो इसमें तकलीफ क्या है, नहीं होनी चाहिए। न्यायिक बंटवारा यही होता है, एक राजा का या शासक का या जो आपका अगुआ है, उसका धर्म क्या होता है, सभी के साथ न्याय करना। लेकिन क्या देश की सरकारें, देश के जो अगुआ हैं, वो हमारे साथ न्याय कर रहे हैं? जो ओबीसी एससी एसटी लोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें कई तरह की चीज़ें पकड़ा दी, जिसमें हमें उलझा दिया, कहीं धन के नाम पर लड़ा दिया, कहीं राशन 5 किलो देकर के खुश कर दिया और उसका प्रमोशन करा दिया कि हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन देते हैं।
महाराज आप 80 करोड़ भिखारी पैदा कर दिए हमारे देश में और कहते हो कि हम गर्व करें। अगर आप ये कहते कि हमने 80 करोड़ लोग ऐसे बना दिए हैं जो हर महीने 5 लोगों को खाना खिला सकते हैं, तब हम गर्व करते। आपने 80 करोड़ भिखारी पैदा किए देश में, इसमें गर्व करने की, सर्व करने की बात है। तो इसलिए हमारी ये मांग है, और हमारी मांग नहीं है, ये बड़ी पुरानी मांग है और 1882 से सेंसस कोशिश की आई है। काका कालेलकर कमीशन, जैसे ही देश आज़ाद हुआ, नेहरू सरकार में काका कालेलकर कमीशन बना, उसमें भी ये सिफारिश की भैया जातियों की गिनती कराए बगैर बंटवारा नहीं हो सकता, जातियों को गिनाओ। उसके बाद मंडल कमीशन बना 1978 में, तो मंडल कमीशन ने भी कहा कि जातियों की गिनती कराना बहुत जरूरी है, जातियों की गिनती कराओ, क्यों नहीं कराते। और अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा भी नहीं कि जातियों को नहीं गिना जाता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनको गिना जाता है। नहीं गिना जाता है तो अगड़े और पिछड़ों को, क्योंकि असल जो लड़ाई है देश में अगड़ों और पिछड़ों के बीच में ही संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है, ठीक है। और इसीलिए इनकी गिनती नहीं होती है कि पता चल जाएगा कि अगड़े कितने और पिछड़े कितने हैं, तो बंटवारा करना पड़ जाएगा। सत्ता में भी भागीदारी देनी पड़ेगी, जमीनों में भी देनी पड़ेगी, नौकरियों में भी देनी पड़ेगी, मीडिया में भी, हर जगह मतलब देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये रोक रहे हैं और इसी को लेकर के हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। 25 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत की थी।